अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मैं आप लोगों के समक्ष जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उस सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण का जो हमारे भारत देश में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्या यह सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ दृश्य होगा, क्या ये सूर्य ग्रहण यदि दृश्य होगा तो क्या इसके जो प्रतिफल होते हैं, सूतक इत्यादि होते हैं, क्या हमारे यहाँ मान्य होगा। इन सभी विषयों पर मैं एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उसका संक्षेपीकरण जितना स्पष्ट हो सके, जन सामान्य के लिए सुलभ हो सके समझना, जो ग्रहण लगता कैसे है, उसके लगने के क्या क्या हेतु हैं, यह सब आज हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम अपने चर्चा सत्र को शुरू करते हैं। कि शब्द सही समझ में आ रहा है ग्रहण। यह जो ग्रहण है, यह इसका सामान्य एक अभिधेयार्थ यह बन रहा है जो कुछ ग्रहण करने की बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या ग्रहण करने की बात चल रही है, किस चीज़ को ग्रहण करेंगे आप? तो वह जो ग्रहण करने की बात है, यहाँ पर ग्रहण जब कोई करेगा या होगा तो यहाँ पर दो की आवश्यकता है, एक तो देने वाला होना चाहिए, एक लेने वाला होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यहाँ भी वही होता है, जो ग्रहण लग रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई ग्राहक होगा और कोई ना कोई ग्राही होगा। ये दो चीज़ होना आवश्यक है। तो हमारा जो प्रकृति में ग्रहण के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, यहाँ पर भी कोई एक जो है ग्राहक होंगे और एक ग्राही होंगे। जैसे जो ग्रहण करता है वो ग्राहक होता है, जिसको ग्रहण किया जाता है वो ग्राह्य होता है, अर्थात जो ग्रहण करने के योग्य होता है उसको हम ग्राह्य कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में जो ग्रहण लगता है उसमें ग्राहक कौन होता है, तो उसमें सूर्य का ग्रहण करने वाला जो है वो चंद्रमा होता है और जो ग्राह्य होता है साक्षात भगवान सूर्य होते हैं। तो सूर्य ग्राह्य हो गए और ग्राहक हो गया चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति बनती है, तो चंद्र ग्रहण में जो यहाँ पर ग्राहक है वह भूभा है, अर्थात वह ग्राहिका है वो, ठीक है, भूभा। और जो ग्राह्य यहाँ पर स्वयं चंद्रमा है। तो ये तो ग्राह्य ग्राहक की स्थिति हम लोग समझ लिए। अब ये जो ग्रहण लगता है यह कैसे लगता है, तो कोई भी ग्रहण कैसे कर सकता है, जबकि आकाश में हम देखते हैं कोई बहुत दूर है, कोई बहुत नज़दीक है, तो किसी का कोई ग्रहण कैसे कर सकता है। तो क्या स्थिति बनती है जो ग्रहण हो जाता है। तो हम यदि अंतरिक्ष की जो खगोलीय स्थिति है यदि उसको समझने का प्रयास करें, तो वहाँ पर जो पिंडों में जो आपसी अंतर है बीचों बीच, वह अंतर 3 प्रकार के देखे जाते हैं। एक तो जो है पूर्वापर अंतर होता है, अर्थात पूर्व और पश्चिम का अंतर। और दूसरा अंतर जो होता है वो याम्योत्तर का अंतर होता है, याम उत्तर और दक्षिण का अंतर। एक जो ग्रहों के कक्षाक्रम है, ग्रहों का कक्षाक्रम हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वाधर रूप में है, अर्थात एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, इस प्रकार से ग्रहों की कक्षा बनी हुई है। तो यह 3 प्रकार का अंतर विद्यमान है पिंडों में, ठीक है। तो जब यह 3 प्रकार के अंतर विद्यमान हैं तो ग्रहण नहीं लगेंगे। यदि यह अंतर जब तक अभाव नहीं होगा इस अंतर का, तब तक ग्रहण नहीं लगते, ग्रहण की संभावना ही नहीं बनेगी। अर्थात यह जो याम्योत्तर अंतर है, उत्तर और दक्षिण का अंतर और पूर्व और पश्चिम का अंतर और ऊपर नीचे का अंतर, यह तीनों अंतर का जब अभाव होता है तब ग्रहण होता है, ठीक है। यह स्थिति कब कब बन सकती है, तो यह स्थिति बनती है अमावस्या और पूर्णिमा को। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा को, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, यहाँ पर क्या हर अमावस्या और पूर्णिमा तो हर महीने में आता है, तो क्या हर महीने का अमावस्या को और हर महीने की पूर्णिमा को ग्रहण लगता है, तो नहीं लगता है। ये हम लोग सर्वविदित है, जानते हैं, जो हर महीने को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। तो इसके प्रति क्या हेतु है, तो उसके प्रति वही हेतु है क्योंकि जब पूर्वापर अंतर और याम्योत्तर अंतर और वह जो पूर्णिमा और अमावस्या, यह तीनों का संयोग होगा ना, तभी होगा ग्रहण। तीनों के बिना संयोग के नहीं ग्रहण होगा। जैसे हमने आपको कहा था अंतरों का अभाव होना, ठीक है। तो अंतरों का अभाव अर्थात यह जो पूर्वापर अंतर है, पूर्व और पश्चिम का अंतर, मान लीजिए यह बीच का पॉइंट है, यहाँ है कोई ग्रह, ठीक है। और याम्योत्तर अंतर यह जो है उत्तर और दक्षिण का अंतर है, मतलब यहाँ आ गया ये भी। तो इस दोनों के बीच का अंतर खत्म हो चुका है, अर्थात इसी को हम सैद्धांतिक भाषा में इसको संपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको संपात कहते हैं। अर्थात वहाँ जो है पूर्वापर और याम्योत्तर अंतर, उस संपात में वह खत्म हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है,
ठीक, अब जो प्रष्टा है, जो दृष्टा है, वो यहाँ बैठा हुआ है इसके पृथ्वी के ऊपर, वो उसको क्या दिख रहा है? अब उसके दृष्टि सूत्र में वह जो इसके पीछे जो सूर्य है वह नहीं दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है इधर से, तो वह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ अवरोध हुआ ना सूर्य के दर्शन का। यही वस्तुतः ग्रहण होता है। तो यह स्थिति हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को नहीं बनती है। वही स्थिति नहीं बनने के कारण हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को हम लोगों को देखने को मिलता है, जो यह नहीं बनती है। कुछ अंतरित होता हुआ दिखता है, ठीक है, जो पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है, कुछ अंतरित हुआ होता है। उस अंतरित होने का भी जो पैमाना है, उस अंतरित होने कितना अंतर रहेगा पात से सूर्य चंद्रमा या भूभा का तो ग्रहण होगा, इसका कुछ मेजरमेंट है। इतने अंतर में होगा तो ग्रहण की संभावना बनेगी। अंतर जब शून्य हो जाएगा, 10 से 11 डिग्री तक के अंतर जो होता है पात से ग्रहों का, तो उससे तब ग्रहण लग जाता है, इसकी संभावना बनती है। उससे जितना कम होगा ग्रहण, उतना ग्रहण की संभावना प्रबल हो जाती है, ये स्थिति बनती है। अब पूर्वापर अंतर और याम्योत्तर अंतर की तो स्थिति ठीक है, वह बन जाएगा, जब पात में आ जाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यही स्थिति ऊर्ध्वाधर अंतर खत्म होगा क्या कभी? ऊर्ध्वाधर अंतर कभी खत्म नहीं होता है। कैसे खत्म नहीं होगा? क्योंकि सभी ग्रह जो है एक के ऊपर एक है। जब एक के ऊपर एक है तो यह अंतर कभी खत्म ही नहीं होगा, और ख़त्म नहीं होगा तो इसका अभाव कैसे होगा? जैसे हमने कहा, जो 3 प्रकार के अंतरों का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक ग्रहण नहीं होगा। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है, जो ऊर्ध्वाधर अंतर कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन उसका क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अंतर ऊपर नीचे है ना, तो हम नीचे बैठे हुए हैं, जो दृष्टा और नीचे बैठा हुआ है, तो उसके एक सूत्र में आ जाने के कारण वह जो है दर्शन, उसके सूर्य का दर्शन अवरोध हो जाता है, एक सूत्र में, एक दृष्टि सूत्र होने के कारण। ये तो सूर्य ग्रहण में ये स्थिति बनती है, वह अंतर कभी हट ही नहीं सकता। ऊर्ध्वाधर तो रहता ही है, लेकिन उसके रहने के बाद भी यदि और सारी जो संभावनाएं हैं, जो उसके शर्त हैं, यदि वो पूरे हो जाते हैं तो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। लेकिन चंद्र ग्रहण में थोड़ी अलग स्थिति है। क्या है? चंद्र ग्रहण में जो है 2 पिंडों के बीच में ग्रहण नहीं लगता है। क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी अपने भ्रमण पथ पे घूम रही है। पृथ्वी जब घूमती है तो घूमने के क्रम में उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो पृथ्वी बिल्कुल उसके अपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में छाया बनेगी उसकी। वह जो छाया बनती है, वह सूर्याकार छाया, बहुत लंबी छाया बनती है। वह लंबी छाया चंद्रमा की कक्षा, जिसमें चंद्रमा भ्रमण करता है, उस कक्षा से भी बहुत दूर तक जाती है वो छाया, ठीक है। तो जब चंद्रमा की कक्षा में भी कौन भूभा गई, अर्थात पृथ्वी की छाया, तो वह छाया प्रवेश किया चंद्रमा की कक्षा में। तो चंद्रमा की कक्षा में जब छाया है और चंद्रमा उसी भ्रमण पथ पे भ्रमण कर रहा है, तो जब छाया में वह प्रवेश कर जाता है तो वही चंद्र ग्रहण हो जाता है। अर्थात छाया में प्रवेश करने के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तक चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ग्रहण चंद्रमा दिखेगा नहीं। तो छाया के अंदर होने के कारण वह जो चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अंतर की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही धरातल पर, एक ही कक्षा में दोनों बातें बन रही हैं। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अंतर की कोई विचार नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल याम्योत्तर और पूर्वापर अंतर का अभाव देखना होता है। यह जो पूर्वापर अंतर के अभाव की बात कर रहा हूँ मैं, यह समझिए राशि अंश कला विकला के अंतरों का अभाव को यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं। जैसे पूर्णिमा में क्या स्थिति बनती है, सूर्य से चंद्रमा बिल्कुल 180 डिग्री पे दूरी पर रहेगा उस दिन, ठीक है। बिल्कुल 101, समझिए एक लाइन, सीधी रेखा पे सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, उसके बीच में पृथ्वी रहती है। तो उसके बीच में पृथ्वी जब रहेगी तो उसकी छाया चंद्रमा कक्षा तक जाती है, तो इसीलिए संभावना बनती है जो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग सकता है, ठीक है। अब हमारा जो प्रकृति विषय है वो है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को भी आप देखेंगे, जो सूर्य और चंद्रमा का जो अंशात्मक दूरी है वह उसका अभाव हो जाता है, वह एक ही दृष्टि सूत्र में आ जाता है। वह एक ही दृष्टि सूत्र में आने के कारण उस दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है, अर्थात सूर्य जो है चंद्रमा से ढक जाता है। अब यहाँ पर यह संदेह हो सकता है, सूर्य का पिंड इतना बड़ा है जिसमें कई तो पृथ्वी समा सकती है, लेकिन चंद्रमा छोटा सा, वह कैसे इतना बड़ा पिंड को सूर्य को ढक लेता है। तो यह जो है अति दूरत्वाद, बहुत दूर होने के कारण, चंद्रमा जो है बहुत दूर होने के कारण पृथ्वी से काफ़ी दूर है सूर्य, और पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है चंद्रमा। तो जो नज़दीक की वस्तु होती है, हम देखेंगे नज़दीक की वस्तु हमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतीत होती है, उसका आकार बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा हमको दिखता है। और सूर्य बहुत
बहुत दूर होता है ऐसे भी। तो उसके बीच में यदि कोई पिंड आ जाता है तो हमें पूरा ढक ले, हम सूर्य को ढक लेता है। तो ठीक वही वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए ऐसा भ्रम नहीं करना है, जो चंद्रमा का तो इतना छोटा सा पिंड है, वह इतने बड़े से पिंड सूर्य को कैसे ढक सकता है, तो वह कैसे ग्रहण कर सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, ध्यातव्य है, जो सूर्य ग्रहण जो होता है वहाँ पर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, वह चंद्रमा के ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद चंद्रमा की छाया निकलती है, वह पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी पर जो पड़ती है छाया, वह छाया जिस क्षेत्र में पृथ्वी पर पड़ती है वहीं पर वह ग्रहण दिखेगा। ठीक है, जहाँ पर उतनी छाया, जितनी छाया पड़ेगी उतनी ही जगह ग्रहण दिखेगा। जरूरी नहीं है जो सूर्य ग्रहण हो रहा है तो पूरे जितने जगह दिन है उस सभी जगह दिखेगा, नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण में ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण में जितनी जगह रात्रि है हर जगह दिखेगा, वो सार्वभौमिक होता है, वो दिखता है। चंद्रमा का पिंड बहुत छोटा है। लेकिन सूर्य का क्या है, जितनी छाया उसकी बनती है, जो क्षेत्र में छाया लगती है उतने ही क्षेत्रों में हम लोग उसको देखेंगे, वही सूर्य ग्रहण वहीं पर दिखेगा। तो यही स्थिति इस बार हमारे भारत में बन रही है। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, 12 तारीख को, 12 अगस्त को जब सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और रात्रि के 9 बजे के लगभग, कुछ 9 बजे से लेकर के समथिंग 1 बजे तक जो है रात का ग्रहण का समय है। अब समझ रहे हैं रात का ये ग्रहण का समय है, तो हमारे यहाँ तो रात्रि है, तो रात्रि में तो सूर्य का दर्शन ही नहीं होगा। तो जब दर्शन नहीं होगा तो सूर्य ग्रहण दिखेगा कहाँ से, तो कहाँ दिखेगा। जब हमारे यहाँ रात्रि है तो कहीं ना कहीं दिन तो है ना, तो जहाँ दिन होता है वहाँ यह सूर्य ग्रहण दिखेगा। वहाँ भी कितने क्षेत्र में दिखेगा उसका भी एक पैमाना है। मतलब वो जो छाया बनती है उस छाया का जो क्षेत्र है, मान लीजिए जो वो 290 किलोमीटर के समथिंग बनता है। ठीक है, तो 290 किलोमीटर के समथिंग जो वो क्षेत्र है वहीं पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ यह तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है जो सूर्य ग्रहण का जो समय है ना, वही रात के 9 बजे से आरंभ हो रहा है, तो हमारे यहाँ इसका दर्शन नहीं होने वाला है। तो कहाँ दर्शन होगा और किस प्रकार से होगा यह हम लोग यहाँ पर बिल्कुल समझ चुके हैं। तब इसको और स्पष्ट हो जाए आपका, और इस विषय में आप सही तरीके से स्पष्ट हो जाएं, इसके लिए हम आप लोगों के सामने एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उससे देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा जो क्यों हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है, और कहीं लग रहा है तो क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है। तो चलिए अभी हम जो है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ग्रहण। तो वह जो ग्रहण कैसे लग रहा है उसको हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। हम सबसे पहले ग्रहण का साधन करेंगे। ठीक है, तो ग्रहण का साधन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो ग्रहण का साधन करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी है वहाँ पर अहरगन निकालना। जिस दिन का आप कर रहे हैं उस दिन का आप अहरगन निकालेंगे। तो बिना अहरगन निकाले आप ग्रह स्पष्ट नहीं कर सकते, और जब तक ग्रह स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप ग्रहण का साधन करेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम इसलिए अहरगन निकालते हैं। तो यह एक कैलकुलेटर है, जिस कैलकुलेटर के माध्यम से हम अहरगन निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमको 12 अगस्त का अहरगन निकालना है। ठीक है, तो 12 अगस्त को हमारा जो शक वर्ष है वह 1948 हो जाता है, तो इसको 1948 हम यहाँ पर लिख दिए कैलकुलेटर में। ठीक है, अब देखिए, अब जो चैत्रार्य तिथि की संख्या है, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 12 अगस्त तक यहाँ पर अमावस्यांत महीना का ही हम गणना कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो कुल तिथियाँ बीत जाती है वह तिथि होती है 148, 148। अब एक यहाँ जो हम अहरगन निकाल रहे हैं यहाँ थोड़ा विशेष समझिए, बिल्कुल अनोखा है इस सिद्धांत को लेकर के। यहाँ पर विषुवत तिथि जो होती है उसको हम यहाँ पर घटाते हैं। तो वहाँ पर हम विषुवत तिथि यहाँ पर हम मैनुअली इसको जोड़ेंगे। तो विषुवत तिथि भी यहाँ जोड़ना है तो यहाँ पर निर्यन वाला जोड़ना है। ठीक है, सायन वाला नहीं जोड़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सायन वाला जो विषुवत दिन है वह 21 मार्च को फिक्स है, 21 मार्च को आता है। लेकिन जो निर्यन वाला दिन है, निर्यन में सूर्य जब मेष राशि में आता है, मेष का प्रारंभ होता है, उसको हम लोग निर्यन विषुव दिन कहते हैं। अर्थात वह जिस तिथि को होता है उस तिथि का यहाँ मान लिखेंगे। तो इस बार 1948 तक में हमें द्वादशी तिथि को निर्यन सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश किया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तब यदि हम यह सब 1948 तक 148 चैत्रा तिथि की संख्या और विषुवत तिथि द्वादशी यदि हम लिखते हैं तो हमारे पास ग्रहण निकल के आ जाता है, मतलब अहरगन निकल के आ जाता है, जो कितनी संख्या हो गई अहरगन की।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1,08,72,813 दिन बीत चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो अहरगण निकाले हम, यह युग के आरंभ से है, अर्थात कलयुग से लेकर के अभी तक, युग का जो आरंभ हुआ कलयुग का, उस दिन से लेकर अभी तक इतने दिन बीत चुके हैं। ठीक है, अब यह दिन बीत गए हैं, यह दिन सावन दिन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। सावन दिन वही होता है जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का, आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक का जो समय होता है उसको हम लोग सावन दिन कहते हैं। यह प्रत्यक्ष दिन होता है, इसलिए गणना सब इसी में किया जाता है। तो यह जो अहरगण है 1,08,72,813 दिन, अब यह दिन हो गया। अब इसका हम सत्यापित कैसे करेंगे जो यह अहरगण मेरा सही है? तो क्या करते हैं आचार्य, इस अहरगण में हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर दिन का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात शेष से हम दिन का मान विचार करते हैं। तो यहाँ पर एक सभी आचार्य जो है अपने अपने हिसाब से अहरगण का साधन किए हैं, तो वार क्रम बताते हैं किस प्रकार से वो गणना करना है। तो हम जो यहाँ पर ग्रहण मंडन के अनुसार जो यहाँ पर आचार्य परमेश्वर ने दृढ़ गणित में जो अहरगण साधन किया है, उसी पद्धति को यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन्होंने शुक्रवार से वार का आरंभ किया है। ठीक है, तो शुक्रवार से वार का आरंभ किया, इसका मतलब ये होता है जो 0 आएगा यदि शेष तो शुक्रवार होगा, 1 आएगा तो आपका शनिवार होगा, 2 आएगा तो रविवार होगा, 3 आएगा तो सोमवार होगा, 4 आएगा तो मंगलवार होगा, 5 आएगा तो बुधवार होगा। तो आपको पता है जो यहाँ पर देखिए रिजल्ट में बुधवार आया है 5 शेष के कारण, और 12 अगस्त को बुधवार ही है। तो इससे यह समझ में आ गया जो हमारा जो अहरगण साधन है यह सही हुआ। ठीक है, तो अहरगण साधन के बाद हम अगली प्रक्रिया में चलते हैं। वहाँ पर अब ग्रहों को स्पष्ट करने की बात चलेगी यहाँ पर। तो देखिए संस्कार की गणना करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ग्रहों को क्या करते हैं हम, किसी भी ग्रह को स्पष्ट करने के लिए उसमें देशांतर का संस्कार करते हैं। ठीक है, तो देशांतर का संस्कार यहाँ पर जो मैं समय लिया हूँ वह लखनऊ का लिया हूँ, लखनऊ से आधारित हमारा समय है। यहाँ पर ध्यान रखिए, तो यह उज्जैन की रेखा है। यहाँ पर देखिए यह उज्जैन से हमारा यह जो लखनऊ है यह स्थानीय रेखा है। यहाँ पर जितने डिग्री का अंतर है वो देख सकते हैं, 5.16 डिग्री का अंतर है यहाँ पर। ठीक है, यह टोटल अंतर होता है योजनात्मक का 46.4 योजन का अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो इसको यही भू परिधि के मान से इसको हम लोग यदि गुना भाग एक करते हैं, गणित करते हैं, गणित करने से हमको यह मिल जाता है इसकी जो भी संस्कार करने हमको समय के माध्यम से वह हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ समय से कितना घटाना है कितना जोड़ना है, तो यहाँ देख सकते हैं संस्कार में सुधार का जो मूल्य आया है वह यहाँ पर देख सकते हैं 0.8475 कला जो है हमको वहाँ पर अपने समय में वहाँ पर उसको संस्कार के संस्कृत करना है। इस संस्कृत करने से क्या हो जाएगा, हमारे स्थानीय ग्रह बन जाएंगे। ठीक है, स्थानीय ग्रह मतलब अर्थात जहाँ का आप ग्रहण साधन कर रहे हैं वहाँ का बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हमने आपको कहा था जो पात की बात की थी वहाँ पर। ठीक है, तो वह जो संपात बनता है, संपात कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है यह क्रांति वृत्त का है, और ये जो ब्लू लाइन है वह चंद्रमा की कक्षा है, चंद्र का विमंडल है। यह चंद्र विमंडल और क्रांति विमंडल दोनों आपस में एक दूसरे को काटता है। ठीक है, उसको हम लोग संपात बिंदु कहते हैं, कटान को ही संपात कहते हैं। तो यहाँ जो प्रथम संपात है उसी को राहु संपात कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है राहु संपात। यह राहु ठीक इसके 180 डिग्री पर एक सीधी रेखा करेंगे, 180 डिग्री पर एक दूसरा कटान बिंदु बनेगा, वह केतु के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ देख जब तक यह संपात के जितने पास में आएंगे सूर्य या चंद्रमा तब ग्रहण की स्थिति बनती है। अब इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, इसको छोटा कर देने से और स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, घटाने बढ़ाने से आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये रिजल्ट लिखा हुआ है जब कब कितने डिग्री के अंतर में होगा। तो यदि चंद्रमा की सीमा 13 डिग्री पे होगा तो ग्रहण की संभावनाएं बनती है। देखिए हम यदि पूर्ण संपात के पास ले गए दोनों को, देख रहे हैं, तो पूर्ण संपात के पास ले गए तो ग्रहण की संभावना पूरी की पूरी बन गई सूर्य और चंद्रमा के लिए। यही संपात में दोनों ग्रहण लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह ग्रहण बनी। अब जितना ये संपात से दूर जाएगा, अब देखिए 13 डिग्री से दूर जाएगा, ग्रहण जो संभव दिख रहा है आपको रिजल्ट में वह असंभव हो जाएगा। ध्यान से देखिए असंभव हो गया, ये है स्थिति।
अब यदि राहु के संपात से वह जो आपका सूर्य चंद्रमा है वह पात बिंदु से दूर जाएगा तो ग्रहण की संभावना ही नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एक श्लोक देख सकते हैं आप, राहु नरक भुजांशा विश्वनाश्चिन निशापतेश्चिंत्यम ग्रहणम ते सपलांगुल रुद्रोनाश्चित तथा सवितुः। आप यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि राहु चंद्रमा के भुजांश से 13 डिग्री कम हो, ठीक है, 13 डिग्री के भुजांश से कम होता है तो ग्रहण लगती है। कौन सा ग्रहण? तो चंद्र ग्रहण की संभावनाएं बनती है। ठीक है, और यदि यही 11 डिग्री से कम हो तो सूर्य ग्रहण की संभावनाएं बनती है। वही बात है, जब चंद्रमा की चंद्र ग्रहण की बात करें 13 डिग्री का अंतर होना चाहिए पात से चंद्रमा का, और जब सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो 11 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर यही सिद्धांत है, उसके अनुसार आप ये डायग्राम के माध्यम से यह आप देख सकते हैं स्पष्ट जो कैसे वहाँ पर ग्रहण की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर ग्रहण में वेद जो करते हैं हम लोग, वह कैसे वेद होता है यह इसका देखिए। देखिए यह जो है यह तमोबिंब है या राहु है। ठीक है, यह जो यहाँ पर सफ़ेद दिख रहा है चंद्रमा है। अब देखिए, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ स्पर्श की तरफ, देखिए बढ़ता चला जा रहा है चंद्रमा, ये ग्रहण लग रहा है। ठीक है, अब ग्रहण की तरफ बढ़ रहा है पात की तरफ। देखिए पात के जो क्षेत्र है जिसको हमने कहा था आपको 11-13 डिग्री की बात की थी, वही जब 13 डिग्री के अंतर में जाता है, देखिए इसका चंद्रमा का ग्रास हो चुका है, प्रारंभ हो गया है। ठीक है, अब देखिए मध्य ग्रहण की तरफ जाएगा, पूरा का पूरा इसकी जो कलर है, वर्ण है, देखिए बदल गया है, लाल हो चुका है। अब यह पूरा ग्रहण में है अभी मध्य ग्रहण की स्थिति। अब धीरे धीरे मोक्ष होगा, तो मोक्ष की स्थिति में देखिए चंद्रमा जो है क्या हो जाएगा, अब सफ़ेद हो जाएगा। ये देखिए यह मोक्ष की स्थिति है, ग्रहण जो है मोक्ष हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रहण का अभाव है, उस दिन ग्रहण नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने तो 12 अगस्त का यहाँ पर दिखाया तो ग्रहण संभव नहीं है, इसलिए रिजल्ट में दे दिया ग्रहण होगा ही नहीं उस दिन। अब ये देखिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण में हम लोग लंबन और नति का भी संस्कार करते हैं। सूर्य ग्रहण में जरूरी होता है वहाँ करना, क्योंकि हम जो यहाँ पर एक भूकेंद्रिक ग्रह और भूपृष्ठाभिप्रायिक ग्रह, दो प्रकार के ग्रह होते हैं, कुछ लंबित दिखते हैं हमको। ठीक है, तो जब तक भूकेंद्र से एक सूत्र पे आ जाता है जब, तो हमको क्या है वह ग्रहण दिखता है। सूर्य ग्रहण कैसे दिखता है अब यहाँ देख सकते हैं। देखिए यह जो है प्रेक्षक है, अर्थात हम लोग जैसे दृष्टा हैं जो सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तैयार है। अब वह क्या करेगा, यहाँ से हम देखिए यदि हम नति को घटाएंगे, ये देखिए नति जब घटेगा तो सूर्य के बिल्कुल एक सूत्र में आ जाता है। देखिए आ गया बिल्कुल एक सूत्र में आ गया ये चंद्रमा। तो देखिए ये रही पृथ्वी, यह सूर्य, बीच में आ गया चंद्रमा। तो ये स्थिति में क्या हो गया, चंद्रमा अवरोधक बन गया सूर्य के दर्शन का। तो यही जो है क्या है, यह सूर्य ग्रहण की स्थिति बन गई। तो प्रेक्षक को अब क्या दिखेगा, प्रेक्षक को अपने आगे चंद्रमा दिखेगा, तो चंद्रमा के दिखने के कारण सूर्य का आदर्शन हो गया यहाँ पर। ऐसे ही सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब नति कितना है, लंबन कितना है, उसका यहाँ पर जो है देख सकते हैं कितना क्या है, सो वहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम ये देखिए जो आलेख बनाते हैं, हमारी प्राचीन पद्धति रही है। जो ग्रहण यदि हम बताते हैं तो ग्रहण को एक डायग्राम के माध्यम से, जो प्राचीन तरीका रहा हमारा ये बताने का, उसको परिलेख कहते हैं, उसको आलेख के माध्यम से हम लोग समझाते हैं जो कैसे ग्रहण लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राह्य बिंब है, ये पीला वाला, और यहाँ पर जो है ये ग्राहक बिंब है, अर्थात ये ग्रहण करने वाला बिंब है। तो यह अभी स्पर्श वाला है, देखें अभी स्पर्श कर रहा है, अर्थात ग्राहक जो है ग्राह्य बिंदु को स्पर्श कर रहा है, उसके पिंड को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब मध्य में क्या हो जाता है, बिल्कुल ग्राहक जो है ग्राह्य बिंब को बिल्कुल प्रवेश कर चुका है इसमें, तो यह हो गया मध्य ग्रहण। ठीक है, मोक्ष क्या होगा, इससे बाहर निकल गया, इससे ग्रहण हो चुका है, अर्थात ग्रहण से निकल गया है यहाँ पर, इसका यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह परिलेख इसी प्रकार से इसको बनाते हैं। तो यह तो एक सीधा सीधा एक ग्रहण मंडन की पद्धति के अनुसार हमने आपको समझाया। एक और तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, जो ग्रहण का डायग्राम है, उस डायग्राम से इसको हम समझने का और प्रयास करते हैं और स्पष्ट हो जाएगी बात, जो कैसे ऐसी स्थिति बनी और कैसे इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इधर यह मानचित्र के अनुसार आप देखिए, यहाँ पर
यहाँ ध्यान देंगे सूर्य ग्रहण का जो पथ जो है भारत की स्थिति क्या है, वह स्थिति देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाएगा। यहाँ पर यह जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं आप, यह जो है सूर्य ग्रहण का पथ है। यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा इतने क्षेत्रों में, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र में दिखेगा उसका देखिए यहाँ नाम लिख दिया है ना, यहाँ स्पेन, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये सब क्षेत्रों में क्या है, ग्रहण दिखेगा। लेकिन देखिए यहाँ जो हमारा ये नई दिल्ली, मुंबई, ये भारत है ना, तो भारत यहाँ रात्रि का क्षेत्र रहेगा, नाइट साइड, 9 से 1:30 बजे का जो समय है ग्रहण का, उस समय हमारे यहाँ रात्रि है, तो हमारे यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आकाश का दृश्य क्या रहेगा उस समय, आकाश कैसा दिखेगा, तो भारत और स्पेन की स्थिति देखिए। नई दिल्ली भारत का जो स्थिति है ग्रहण के समय, और बिल्कुल रात्रि है, और रात्रि के समय देख सकते हैं आप, यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम लोगों का, यह इससे बिल्कुल 38 डिग्री नीचे रहेगा सूर्य। तो जब सूर्य 38 डिग्री नीचे होगा, अर्थात सूर्य अपने क्षितिज से नीचे आ चुका है आपके, तो हमारे क्षितिज से जब सूर्य नीचे आएगा तो यह तो हमारा दिन खत्म, रात्रि शुरू हो जाती है। ठीक वही देखिए इधर आप स्पेन में देखिए, स्पेन इत्यादि में क्या है, सूर्य जो है उसका जो क्षितिज वृत्त है उससे बिल्कुल 3 डिग्री ऊपर है, अर्थात सूर्य उस दिन दिख रहा है उसको, ठीक है। जब सूर्य दिख रहा है और यह वहाँ पर सूर्यास्त का समय है, तो सूर्यास्त के समय में वहाँ पर सूर्य दिख रहा है, तो वहाँ पर पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पेन वाले में लिखा है 100% सूर्य का पूर्ण ग्रहण लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भारत में नहीं ग्रहण दिखेगा, ठीक है। अब इसको छाया गणित के माध्यम से देख सकते हैं आप, छाया कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर यह सूर्य हुआ, यह चंद्रमा है और यह पृथ्वी है, ठीक है। अब ये जो आप यह जो छाया देख रहे हैं बिल्कुल केसरिया कलर में, जो ये यहाँ पर है आपको ये वाला, यह जो प्रच्छाया कहते हैं इसको, ठीक है। और यह जो है, यह डार्क शैडो जो है, यह जो है इसको उपच्छाया कहते हैं। तो जो प्रच्छाया है, इसमें जब यह इस प्रच्छाया में पड़ने वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी पे, उसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर सूर्य का पूर्ण ग्रहण दिखेगा, ठीक है। लेकिन यह जो उपच्छाया है, ठीक है, उपच्छाया वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी पर, जो उपच्छाया जहाँ पर पड़ेगी, वह उपच्छाया वाला क्षेत्र जो है उसको वहाँ पर कहेंगे यह आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यह हो गया छाया कैसे पड़ती है पृथ्वी पर, चंद्रमा पे, और उसकी छाया किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, उसको यह इस डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यह जो एक तरीका है, ये यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, इसी को सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी, इसको हम चला के भी आपको दिखा सकते हैं जो हमारे यहाँ क्यों नहीं दिखेगा। देखिए पृथ्वी का रोटेशन देखिए, देख रहे हैं भारत जो है यहाँ आ चुका है ना, तो भारत में दिखेगा ही नहीं ग्रहण, यहाँ इस क्षेत्र में दिखेगा केवल, बस इस क्षेत्र में दिखेगा और कहीं ग्रहण नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ग्रहण समझ में आ गया होगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण तो लग रहा है, लेकिन मेरे यहाँ दृश्य, हम अपने यहाँ भारत में दृश्य नहीं होगा। तो भारत में दृश्य नहीं होगा तो इसलिए हम सूर्य ग्रहण मानेंगे ही नहीं। सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखेगा तो सूर्य ग्रहण उस दिन, सूर्य ग्रहण के जितने भी उसको मान करके जो जप दान इत्यादि किए जाते हैं, सूतक इत्यादि जो लगता है, वो सब नहीं होगा, वो सब हम लोग नहीं करेंगे, तो यह हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा। इसलिए आप लोग संदेह रहित रहें। जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है हमारे यहाँ दृश्य नहीं है, तो हमारे यहाँ ग्रहण के जो संदर्भित जो भी क्रियाएँ की जाती है वह सभी हमारे यहाँ नहीं होगा। तो चलिए यह सभी संदेह निपटाने का प्रयास किया और निवारण करने का प्रयास किया हूँ। यदि आपका इस विषय में कोई कहीं पर भी किसी विषय को लेकर के यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपना मुझे जिज्ञासा बता सकते हैं। मैं आपको यथा समय उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।